नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम रामपुर बुशहर के मूवमेंट के बारे में देखेंगे, फिर हम मंडी एंड सुकेत के मूवमेंट के बारे में देखेंगे, फिर बिलासपुर में किस तरह से राजा के खिलाफ चलाई गई मुहिम उसके बारे में देखेंगे, फिर साथ ही साथ में कुनिहार के मूवमेंट के बारे में देखेंगे जहाँ पे बाबा काशीराम जो थे उनकी एक अहम भूमिका देखने को मिलती है। और सबसे अंत में हम बात करेंगे सिरमौर में हुई मूवमेंट के बारे में जिसको हम पचौता मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो रामपुर बुशहर में जो फर्स्ट मूवमेंट हुई थी ये 1850 के दशक में शुरू हुई थी अगेंस्ट द बेगार और अनपेड लेबर की बेसिस पे। इस समय पर जो बुशहर था वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस बुशहर के एडमिनिस्ट्रेशन में भी थी। 1850 में ही जो शमशेर सिंह थे वे भी अपने पिता की मृत्यु के बाद मोहिंदर सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे। मोहिंदर सिंह के जो पिता थे उनका नाम था उग्रसेन, जो कि गुरखाओं के साथ जिन्होंने गुरखाओं के साथ लड़ने के लिए फौज भेजी थी। और लेटर ऑन जो मोहिंदर सिंह जी थे वो अपने स्टेट से भाग गए थे विद द राजमाता एंड द वजीर। और 12 साल तक जो अमर सिंह थापा थे जो अर्की से रूल कर रहे थे उन्होंने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की, परंतु 12 साल बाद जो मोहिंदर सिंह थे उन्हें सराहन से नॉर्थ का एरिया और सतलुज से वेस्ट का एरिया दे दिया गया था रूल करने के लिए। और इस समय पर जो वजीर मोहिंद मन मनोहर दास और रन बहादुर जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल वजीर थे। और जब ब्रिटिश की इन्वॉल्वमेंट बुशहर स्टेट में बढ़ गई तो बुशहर में मंकुश दास और श्यामलाल जो तहसीलदार थे नूरपुर के उन्हें अपॉइंट किया जाता है बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर और वजीर। और इस समय पर 1857 के रिवोल्ट के समय ब्रिटिशर्स की सहायता बुशहर स्टेट द्वारा नहीं की गई, ना ही उनके विरुद्ध कोई कदम उठाया गया बुशहर स्टेट के द्वारा। और सेकंड मूवमेंट जो हुई वो दूम मूवमेंट थी। दूम मूवमेंट जो हुई ये अनजस्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हुई थी, जिसमें कि मनचाहा जो टैक्स था वे लोगों से वसूल किया जा रहा था। और साथ ही साथ में जो लैंड मेजरमेंट और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था जो कि तहसीलदार श्यामलाल द्वारा अब लाया गया था उसके रिस्पॉन्स में भी ये मूवमेंट हुई। इसमें हुआ क्या कि जो लोग विलेजेस में रहते थे उन्होंने विलेज छोड़कर नियर फॉरेस्ट में जाना शुरू किया और वहां पे रहना शुरू किया। और इसमें जो पुआरी वजीर थे उनका भी काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलती है। इसकी वजह से हुआ क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, जैसे ही लोग विलेज छोड़कर फॉरेस्ट एरिया में रहने शुरू किया तो उससे जो राजा की इनकम थी रेवेन्यू सिस्टम के अंदर वो कम हो गई और राजा को काफी नुकसान झेलना पड़ा। अंत में आते आते जो राजा था उन्हें लोगों की डिमांड माननी पड़ी। उस समय जो शिमला के डीसी थे विलियम हे उन्होंने जॉर्ज कार्निक वॉरेंस को बुशहर भेजा इस चीज को देखने के लिए। और शमशेर सिंह जी जो थे उन्हें कन्विंस किया गया वॉरेंस द्वारा कि हम इनके डिमांड को मान लेंगे। से- जो तीसरा मोमेंट हमें बुशहर के अंदर ही देखने को मिलता है दैट इज धामी फायरिंग ट्रेजेडी। धामी फायरिंग ट्रेजेडी के पीछे की बैक स्टोरी में हमें प्रेम प्रचारिणी सभा के बारे में और धामी प्रजामंडल के बारे में देखना होगा। 1937 के ड्यूरेशन में प्रेम प्रचारिणी सभा की नींव रखी गई थी धामी के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली सोशियो एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे काम कर रही थी बट लेटर ऑन ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो चुकी थी। 1937 से 1939 के बीच में इन्हें राजा और ब्रिटिशर्स का जो ऑपरेशन था उसे भी झेलना पड़ा। तो प्रेम प्रचारिणी सभा के जो मेंबर थे पंडित सीताराम और बाबा नारायण देव, इन लोगों ने कहा कि हमें प्रजामंडल ज्वाइन करना होगा ताकि हम गवर्नमेंट के ऑपरेशन से बच सकें और राजा का जो टायरेनिकल रूल था उससे भी बच सके। तो शिमला हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की मीटिंग शिमला में हुई जिसके जिसको प्रिसाइड पंडित पदम देव जी कर रहे थे। और साथ ही साथ में इसमें भागमल सहोता जो जुब्बल के थे ये भी प्रेजेंट थे। 1939 के ड्यूरेशन में 13 जुलाई में खासकर जो प्रेम प्रचारिणी सभा था इसका नाम चेंज कर दिया गया धामी प्रजामंडल में। तो इसके हेड बनाए गए उस समय पंडित सीताराम जी। पंडित सीताराम जी ने वहां पे जो आपके धामी के राणा थे दिलीप सिंह उनके सामने कुछ डिमांड रखी। इन डिमांड में अबॉलिशन ऑफ बेगार, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रजा प्रेम प्रचारिणी सभा मेंबर्स, साथ ही साथ में जो लोगों की एक्टिविटीज पे बैन लगाया गया था उसको लिफ्ट करने की बात की गई। और धामी प्रजामंडल को के जो
राइट्स थे उनको रिस्टोर करने की बात की गई, उनको रिकग्निशन देने की बात की गई, साथ ही साथ में जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उस स्टेट में उसको एनस्टेट करने की बात कही गई। परंतु जो राणा थे उन्होंने इन सब डिमांड्स को मानने से मना कर दिया। तो 16 जुलाई 1939 के दशक में जो भागमल सहोता थे वो कुछ लीडर्स के साथ धामी की ओर बढ़ते हैं। तो धामी की ओर बढ़ते बढ़ते उन्हें धामी के राणा की फोर्सेस ने गनहट्टी के पास रोक दिया, जिससे जिसमें जो कांग्रेस फ्लैग था भागमल सहोटा के पास उसे ले लिया गया फोर्सेस द्वारा और उसे वहीं पर जलाया गया। उसी समय फायरिंग इंसिडेंट अकर होता है जिसमें श्री उमादत्त और दुर्गा सिंह जैसे जो लोग थे उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो कुछ लोग थे उसमें और भी अ, शिमला हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के, तो उनको भी इंजरीज फेस करनी पड़ती है। इस समय पर जो लोग थे वो लोगों में काफी अनरेस्ट आ गया था और वे लोग एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। पर राजा ने इस चीज पे कोई भी एम्फेसिस नहीं दिया, कोई भी अटेंशन नहीं पे की। उस समय पर कुछ व्यक्ति जिसमें सर्वश्री सीताराम, के एस सोहता, भास्कर नंद और राजकुमारी अमृत कौर जैसे जो लोग थे, ये गांधी जी से मिलने के लिए जाते हैं। गांधी जी और नेहरू जी ने उनकी डिमांड्स को अप्रूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो धामी था ये बहुत ही एक छोटा स्टेट था और साथ ही साथ में इतने कम टाइम में किसी भी स्टेट को डेमोक्रेटिक स्टेट घोषित करना थोड़ा टफ काम था। गांधी जी ने इस फायरिंग को अनजस्ट कहा और साथ ही साथ में ये रूलर को, वहां के जो धामी के रूलर थे उनको ये याद दिलाया कि यदि अगर आप किसी ऑफिशियल्स को इतनी पावर दे रहे हैं कि वो लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहा है तो ये जुडिशियस नहीं है, ये लोगों की राइट्स के खिलाफ है। तो उसी समय पर नेहरू जी ने श्री शांति स्वरूप धवन के अध्यक्षता में कहा, शांति स्वरूप धवन को कहा कि आप धामी जाओ और एक रिपोर्ट प्रेजेंट करो। उसी समय पर 30 जुलाई 1939 के दशक में लाल दुनी चंद की अध्यक्षता में और दो और मेंबर जिसमें श्री देव सुमन और श्री श्यामलाल खन्ना जी थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई जो कि इस इंसिडेंट को एनालाइज कर रही थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू जी के सामने प्रेजेंट की, जिसमें तीन बातें कही गई। पहली कि फायरिंग इंसिडेंट की जो इंक्वायरी होगी वो जज करेगा एक हाई कोर्ट का। दूसरी, पनिशमेंट दी जाएगी उन लोगों को जो कि इस फायरिंग में इन्वॉल्व थे। तीसरा, जिसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था उस जगह के ऊपर उसे रिस्टोर किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है। फिर धामी जो फायरिंग हुई, इसने जो एक डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स था धामी के अंदर उसको शो किया, और साथ ही साथ में जो अलग और भी हिमाचल के अंदर हिली स्टेट्स थे वहां के भी जो डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ अफेयर है उसको भी उन्होंने उजागर किया। इसने इस इंसिडेंट ने बेसिकली बूस्ट दिया इंडिपेंडेंट स्ट्रगल्स को हिल के अंदर। अब हम बात करते हैं मंडी एंड सुकेत रिवोल्ट के बारे में। सुकेत के अंदर 1862 से 62 में और 1876 के अंदर लोगों ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द मिनिस्टर ऑफ नरोत्तम जी। तो नरोत्तम जी ने सुकेत के अंदर कुछ ब्राह्मण्स को पनिशमेंट किया था। तो उनके जो बेटे थे नरोत्तम जी के, रुद्रसेन, और कुछ लोगों ने इस एक्ट को कंडेम किया और मांग की कि उन्हें अपनी गद्दी से हटा दिया जाए। उसके बाद जो दुग्गल थे उन्हें वहां का नया वजीर बना दिया गया। 12 दिन तक इनिशियली उन्हें कस्टडी में रखा गया, नरोत्तम वजीर को, उनके मिनिस्टर को। और 12 दिन बाद जब उन्हें ट्रायल के लिए भेजा गया तो उन्हें 9 महीने की जेल की सेंटेंस दी गई और साथ में 20,000 रुपए का फाइन देने के लिए कहा गया। तो मंडी कॉन्स्पिरेसी इसी के अंदर हमें देखने को मिलती है 1914 से 1915 के बीच में, जिसका मेन कॉज था उपाध्याय जीवनानंद जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके टायरेनिकल रूल का और उनके द्वारा चलाई गई सिस्टम ऑफ बेगार का। ठीक है। तो मंडी कॉन्स्पिरेसी के जो मेन लीडर्स थे उनका नाम था शोभाराम। और सेकंड रीजन जो कॉज जो था इस कॉन्स्पिरेसी का वो था कि जो गदर पार्टी की जो मूवमेंट चल रही थी उस समय पर, तो कुछ लोग अमेरिका से इंडिया वापस आए थे, तो पंजाब के रीजन में ये मूवमेंट, जो गदर पार्टी था, ये एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चला रहे थे, जिसमें कि हिमाचल के कुछ लोग, जिसमें जवाहर नरयाल, मियां जवाहर सिंह, बद्री सिंधु, खखरा
और रानी ऑफ मंडी खैरगढ़ी, इन लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन था। इनसे इन्फ्लुएंस होकर इन लोगों ने गदर पार्टी की मूवमेंट से इंस्पायर होकर मंडी के लीडर्स ने प्लान किया कि वे मंडी के सुपरिटेंडेंट को मर्डर करेंगे, साथ ही साथ वजीर जो मंडी के थे उन्हें भी मारेंगे और वहां की जितनी भी ट्रेजरी है उसको लूटेंगे, ब्यास ब्रिज को डिस्ट्रॉय करेंगे। परंतु इन सब चीजों के ऊपर अगर देखा जाए तो उनकी एक भी स्कीम्स जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। सिर्फ नालागढ़ की जो नागचला की जो रॉबरी थी जो उन्होंने पहले से प्लान की हुई थी, सिर्फ वो के लिए उनकी एक जो प्लान था वो सक्सेस हुआ। इसके बाद जब इन लीडर्स को पकड़ा गया तो उन्हें बंदी बना दिया गया और जो मंडी रानी ऑफ मंडी थी खैरगढ़ी, उन्हें एग्जाइल पे भेज दिया गया लखनऊ के लिए, जहां से उन्होंने बाद में इंडिपेंडेंस के लिए अपनी भागीदारी दी थी। अब मंडी से दो लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई हिरदाराम, जिन्हें की जो कि गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे, और जो रास बिहारी बोस थे ये उनके साथ भी काम करते थे। सेकंड पर्सन थे हरदेव ऑफ मंडी, जिन्हें पॉपुलरली स्वामी कृष्णानंद के नाम से जाना गया बाद में जब वो गदर पार्टी के साथ एसोसिएट होकर नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल मूवमेंट लीड कर रहे थे। अब थर्ड बात करते हैं सुकेत सत्याग्रह की। सुकेत सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक पार्ट है जो कि मंडी में जो सुकेत स्टेट में प्रजामंडल पार्टी के द्वारा फरवरी 1998 में चलाया गया था। इसमें मेन मोटिव इनका इंडियन यूनियन के साथ मर्जर का था। 16 फरवरी 1948 के दशक में ड्यूरेशन में रूलर्स जो सुकेत के थे वो थे लक्ष्मण सेन जी। उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि आप इंडिया के इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाओ, परंतु उन्होंने 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था उसको नहीं माना और उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये जो सत्याग्रह हुआ ये तो नॉन वायलेंट मूवमेंट था। तो इसमें आपके जो लीड कर रहे थे वो पंडित पंडित पदम देव जी थे, जो कि तत्तापानी से करसोग की ओर जा रहे थे, और जो दूसरे मूवमेंट थी वो बेहना विलेज मंडी से कुछ किलोमीटर आगे हमें जो देखने को मिलता है, वहां से वो लीड कर रही थी सेकंड पार्टी। ये दोनों पार्टी आके करसोग में मिलती है, और करसोग से ये जय देई एक जगह है सुंदरनगर से 8 माइल की दूरी पर इन द ईस्टर्न साइड। तो वहां पे ये दोनों मूवमेंट जाके मिलती है। इन दोनों मूवमेंट ये जब मूवमेंट हुई तो इसमें जो प्रोटेस्टर्स थे और सत्याग्रही थे उन्हें किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं मिला फ्रॉम द फोर्सेस जो कि राजा के अंडर थी, क्योंकि लोग को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था आसपास के गांव से भी। तो इस कारण जो पुलिस वाले थे उसमें उन्होंने कोई भी लाठीचार्ज उन पे नहीं किया। उस समय जो सुंदरनगर थी ये आपको सुकेत स्टेट की कैपिटल देखने को मिलती है, जहां पे कि लक्ष्मण सेन जी बैठे हुए थे। और ये 23 फरवरी 1948 को पांचवें दिन 18 के बाद पांचवें दिन करसोग में आके ये लोग मिले थे। और ये वो रहा जयदेव, 8 किलोमीटर दूर, 8 माइल दूर, कहाँ से? सुंदरनगर से। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इस समय पर जो 5 पुलिस पोस्ट थी जिसमें फेरनू, कोटी, करसोग, पांगनी, निहारी और जयदेई जैसी जो जगहें थी वे प्रोटेस्टर्स और सत्याग्रही ने अपने अंडर में ले ली थी। और साथ ही साथ में जो देहरा तहसील थी यहाँ पे भी एक रेबेलियन हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि उन्होंने हाफ ऑफ द टेरिटरी जो थी उसे लिबरेट करवा दिया था। और इसके बाद जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने अपना सारा का सारा मर्जर इंडिया के साथ शो कर दिया। इसी से प्रभावित होकर ट्रिब्यून में उस समय पर एक आर्टिकल छपा था जिसका टाइटल था 7 days दैट शुक द हिमालयस। तो इस पे हमें ये देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे बिलासपुर स्ट्रगल की। बिलासपुर स्ट्रगल में जो फर्स्ट स्ट्रगल है दैट इज जुगा और डांडरा। जुगा जुगा एंड देन सेकंड जो है वो है डांडरा। जुगा जो मूवमेंट था ये बिलासपुर में 1884 के ड्यूरेशन में हुआ। ये एक मेथड था जिसमें जो लोग थे वो अपने मवेशियों को और लेकर बाहर रहने चले जाते थे झुग्गियों में,
जो कि घास की बनी होती थी। वो अपनी डिमांड्स राजा के सामने प्रेजेंट करते थे। यदि राजा उन डिमांड को मान ले तो ठीक है, वरना वे उस झुग्गी में आग लगाते थे और आत्मदाह कर देते थे। तो जितने भी एनिमल होते थे वो भी मर जाते थे। तो ये एक टाइप का राजा को राजा के मन में भय पैदा करने के लिए ये मूवमेंट किया गया था। और ये मूवमेंट भी जो किया गया था, ये अगेंस्ट द टायरेनिकल रूल ऑफ राजा के अगेंस्ट किया गया था। सेकंड जो मूवमेंट था दैट इज डांडरा। डांडरा में ये एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो कि फरवरी 1930 के ड्यूरेशन में किया गया था अगेंस्ट द राजा अमरचंद। इसमें भी बात की गई थी, यदि कोई भी पर्सन विदाउट हेयर के मर जाता है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली राजा की हो जाएगी। परंतु लोगों ने इससे तंग आकर राजा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, और इसमें जो मियां खान सिंह थे, कान्हा सिंह, इन्होंने भी अपनी जो वॉइस थी रेज की अगेंस्ट द रूलर। अब 1905 के दशक में बिलासपुर में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पास किया जाता है, और इस सेटलमेंट में बात की जाती है कि हम लोग जो सर्वे है जमीन का वो करेंगे और उसके बेसिस पे आपकी जो रेंट है वो डिसाइड किया जाएगा। और 1930 तक आते आते भूमि बंदोबस्त अभियान भी चलाया गया, जो कि एक लैंड सिस्टेमैटिक सर्वे था जिसमें कि लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, और साथ ही साथ में जो लैंड की ओनरशिप थी और बाउंड्री डिस्प्यूट जो लोगों में होता था उसको भी सॉल्व करने की बात कही गई थी। जो की फीचर्स थे इसमें वो ये थे कि जमाबंदी जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट होगा, और जो सजरा है इसे भी यहाँ पे किया जाएगा। सजरा बेसिकली कैडेस्ट्रियल मैप्स होते हैं जो हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, जिसमें लैंड की जो आकार होता है, साइज होता है, उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन होती है, उस पे हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट के थ्रू देखने को मिलती है। इस समय पर जो भूमि बंदोबस्त अभियान था ये चलाया गया था 1930 के दशक में। अब 9 जनवरी 1933 के ड्यूरेशन में जो राजा आनंद चंद थे, उन्होंने टिन पॉलिसी का फॉर्मूला अपनाया जिसमें वो रिप्रेशन भी करते थे और रिफॉर्म भी करते थे। रिप्रेशन कैसे, कि वो लोगों की पॉलिटिकल वॉइस जो थी उसे दबा देते थे, सेंसरशिप इम्पोज कर देते थे पब्लिक नोटिस के ऊपर, या लोग कोई अगर कोई बुक पब्लिश करते थे या कोई न्यूज़पेपर होता था या वीकली मैगजीन होती थी उस पे भी वो सेंसरशिप अपोज कर इम्पोज करते थे, ताकि जो लोगों की कॉन्शियसनेस है वो ना जागे। और साथ ही साथ में हार्श पनिशमेंट दी जाती थी उनको जो कि एजिटेट करते थे अगेंस्ट द राजा। अब इसी में ही जो रिफॉर्म्स किए गए राजा के द्वारा, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इम्पोज किए बिलासपुर में, और एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट की, ताकि वो लोगों को बता सकें कि वो कितनी प्रोग्रेसिव हैं। तो इसके अगेंस्ट, राजा के अगेंस्ट लोगों ने भी दो संस्थाओं की फॉर्मेशन की थी, जिसमें कि सेवा समिति थी और सनातन धर्म सभा थी। सेवा समिति सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म ग्रुप था जो कि बेसिकली यूथ और जो लोकल लीडर थे उनको मिलाकर बना हुआ था। और जो सनातन धर्म सभा थी ये एक रिलीजियस और एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका मेन काम था कि लोगों के अंदर राजा के अगेंस्ट और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अगेंस्ट वो बात कर सकें। और ये एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटी के जो लोग थे वो इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहे थे, सनातन धर्म सभा को। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का था। अब हम बात करते हैं राजा आनंद चंद की। इन्होंने राजा आनंद चंद ने काफी जो पनिशमेंट मैंने पहले भी कहा वो बना रखी थी लोगों के लिए जो एजिटेट करते थे अगेंस्ट द राजा। 1945 में जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस था उसकी ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का सेशन हेल्ड होता है उदयपुर में। उसके बाद बिलासपुर के अंदर नरोत्तम दत्त शास्त्री और देवीराम उपाध्याय और ये श्री दौलत राम संख्यान, इन सब ने मिलकर बिलासपुर प्रजामंडल की रियासती प्रजामंडल को बनाया था, और जो एक्टिविटीज थी अगेंस्ट द राजा उसको इंटेंसिफाई किया। इसके रिस्पॉन्स में राजा द्वारा स्वाधीन कहलूर दल का गठन किया गया, जो आपका ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, बिलासपुर रियासती प्रजामंडल और
आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एक्टिविटीज थी उनको सप्रेस करने का काम करता था। 15 अप्रैल 1948 को जो राजा थे उन्होंने मर्जर डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया, और 1 जुलाई 1954 को जो बिलासपुर था वो हिमाचल के अंदर मर्ज हो गया। इससे पहले जो बिलासपुर था वो पारसी स्टेट था हिमाचल का। अब हम बात करते हैं कुनिहार मूवमेंट के बारे में। कुनिहार मूवमेंट में जो फर्स्ट वॉइस थी कुनिहार स्टेट के अंदर वो राणा हरदेव सिंह के अगेंस्ट थी। तो इसमें बाबा काशीराम और सत्यानंद स्टोक जी ने अपनी वॉइस रेज की अगेंस्ट द बेगार प्रथा इन कुनिहार स्टेट। और 1939 में बाबा काशीराम और गौरी शंकर की अध्यक्षता में कुनिहार प्रजामंडल की भी एस्टेब्लिशमेंट हो गई, जिनका जो मेन डिमांड थी उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स को रिलीज करना था जेल से, और 25% रिडक्शन करना था लैंड रेवेन्यू में, बैन लिफ्ट करना था प्रजामंडल की एक्टिविटीज पे, और साथ ही साथ में जो रिफॉर्म है कमिटीज के अंदर अ, एक कमेटी एस्टेब्लिश करनी थी जो कि रिफॉर्म्स सजेस्ट करेगी राजा को। और 9 जुलाई 1939 को जो राणा थे उन्होंने डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली लोगों की कि वो लोगों के साथ हैं। अब हम थोड़ी बात कर लें बाबा काशीराम की। तो इनका जन्म 11 जुलाई 1882 ईस्वी में हुआ था, जो कि देहरा के पास हमें देखने को मिलता है। इनके पिता का नाम लखनऊ राम था, श्री लखनऊ राम। और बाबा काशीराम एक पोइट थे, और वो पैट्रियोटिक मैसेजेस जो थे वो अपने पोइम्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाते थे। 1902 के दशक में वे लाहौर जाते हैं, जहां पे हरदयाल और अजीत सिंह के साथ उनकी मुलाकात होती है। उनसे इंस्पायर होकर वे नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, और उस नेशनल मूवमेंट के ड्यूरेशन में वे 11 बार अरेस्ट भी किए जाते हैं। 1927 में जो आपके सरोजनी नायडू थे उन्होंने दौलतपुर जो चौक है वहां पर काशीराम जी को पहाड़ा दा बुलबुल, नाइट एंगल ऑफ हिल्स का टाइटल दिया था। और 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मीटिंग के अंदर जो कि पंजाब में हुई थी गडरियांवाला में, वहां पे पहाड़ी गांधी का टाइटल उन्हें दिया था। बाबा काशीराम की मृत्यु 15 अक्टूबर 1943 के ड्यूरेशन में हुई थी, बिफोर इंडिपेंडेंस। और इन्होंने एक बात कही थी कि ये तब तक काले कपड़े पहनेंगे जब तक कि देश जो है वो आजाद नहीं हो जाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिरमौर सत्याग्रह की। सिरमौर सत्याग्रह, और जिसे पझोता मूवमेंट भी कहते हैं। पझोता एरिया सिरमौर में पड़ता है, और ये एक मूवमेंट था जो कि फार्मर्स के द्वारा किया गया था अगेंस्ट द एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स। इसमें इसको सप्रेस करने के लिए सिरमौर के राजा द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया, और जो पीजेंट्स थे उनके वॉइसेस को बहुत बुरे हाल से सप्रेस किया गया। इसमें जो लीडर थे उनका नाम था श्री सूरत सिंह वैद। सूरत सिंह वैद इस पझोता मूवमेंट के सबसे मेन लीडर थे। और जो पझोता मूवमेंट था ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में किया गया था उसके उसका ही ये एक एक्सटेंशन था। इसे लॉन्च किया गया था सिरमौर के ऑटोक्रेटिक रूल रूलर जो थे वहां पे ऑटोक्रेटिक रूलर, उसके अगेंस्ट इन्हें लॉन्च किया गया था। इसी समय पर जो किसान सभा थी सिरमौर की उसने भी एक पैरेलल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया था, ताकि जो सिरमौर स्टेट है यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल सके। और उसको सप्रेस करने के लिए राजा द्वारा भी काफी प्रयास किया गया। कई जो प्रजामंडल के वर्कर्स थे उन्हें भी अरेस्ट किया गया, उनको प्रिजन भेजा गया। और मैनी ऑफ द वर्कर्स who had successfully enforced the rulers to do some reforms on the democratic principle couldn't achieve any distinction in the field. Basically, जो प्रजामंडल सिरमौर प्रजामंडल ने जो एनविजन किया था सिरमौर स्टेट के लिए वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि सिरमौर के रूलर ने उन्हें पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था। इसमें जो हमें मेन लीडर देखने को मिलते हैं वो सूरत सिंह वैद है, और सुनहरी देवी जो सूरत सिंह वैद की ही वाइफ है, और साथ ही साथ में जो लक्ष्मी सिंह है ये भी इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो हमें पझोता मूवमेंट के बाद पझोता मूवमेंट में देखने को मिलते हैं। पझोता मूवमेंट बेसिकली एक एग्रीगेरियन मूवमेंट है जिसे चलाया गया था लोगों के द्वारा, फार्मर्स और पीजेंट्स के द्वारा अगेंस्ट द रूलर,
जिसमें कि रूलर्स ने जो आपके मूवमेंट के अंदर लोग थे उनको बुरी तरह से फोर्सफुली सप्रेशन किया था और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये थी आज की कहानी जिसमें हमने 5 मूवमेंट के बारे में देखा। सबसे पहले हमने धामी मूवमेंट के बारे में देखा, फिर हम मंडी कॉन्स्पिरेंसी देखी, फिर हमने सत्याग्रह के बारे में देखा, फिर कुनिहार मूवमेंट आया एंड देन लास्ट में हम सिरमौर सत्याग्रह के बारे में देख रहे हैं।